अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। सेनेट में आज जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी तादाद 17 से 23 करने का जो बिल है उसको पेश कर दिया गया है। सेनेटर अब्दुल कादिर साहब ने इस बिल को पेश किया है। पहले ही इसकी मंजूरी जो है वो कौमी असम्बली से ली गई है और इसके साथ साथ कुछ दीगर मामलात भी चल रहे हैं। आज जो वज़ीर क़ानून हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उनकी तरफ से मीडिया को ये बताया गया कि उनका ये कहना है कि अब ये सवाल पूछना या ये बहस करना कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तौसीक़ की जाएगी, ये बिल्कुल बेमानी है, क्योंकि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस ख्वाहिश का इजहार नहीं किया और वो पहले ही ये कह चुके हैं कि वो अपनी जो मुद्दत मुलाजमत है उसको बढ़ाने के हक़ में नहीं है। साथ ही साथ ये भी क्लियर किया गया हुकूमत की तरफ से, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी, राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि आइनी तरमीम के लिए जो मौजूदा हुकूमत है और मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी हैं उनके पास 2/3 अक्सरियत का नंबर पूरा नहीं है। ये तो कुछ आइनी, कानूनी और कानून साजी से रिलेटेड मामलात हैं। आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ मुज़ाकरात से मुतालिक भी बातें हो रही हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये इंकशाफ किया कि 4 बार नवाज़ शरीफ ने बानी PTI से मुज़ाकरात की कोशिश की, लेकिन वो कहते थे कि मैंने अपोजिशन से बात नहीं करनी। अब भी वो बात नहीं करना चाहते हैं। क्या कोई संजीदा कोशिश है या सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है? ये भी कलीदी नुक्ता है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। पाकिस्तान की मईशत के लिए जो स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज़ हैं उनकी निजकारी बहुत आम है। पाकिस्तान के जो अखराजात हैं, हुकूमती अखराजात, वो कम करने के लिए इदारों को ज़म करना, ख़त्म करना, उनकी इस्तेदाद बढ़ाना, उनमें जो अफरादी क़ुव्वत बेवजह है उसको निकालना, ये तमाम निकात बड़े अहम हैं। मौजूदा हुकूमत ने इस सब को राइट साइजिंग का नाम दिया है, लेकिन राइट साइजिंग के नाम पे एक शोशा है। राइट साइजिंग के नाम पे बहुत ज़्यादा तनकीद है। लोग एहतजाज कर रहे हैं, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजमीन बैठे हैं, दीगर भी इदारों के मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं। क्या हुकूमत की अप्रोच ठीक है? ये बुनियादी नुक्ता है। आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी बांगे। और कैसर बंगाली साहब के जो इंकशाफात हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का रोल ओवर नहीं हो रहा, पाकिस्तान को कोई कर्ज़ नहीं दे रहा। ये किस हद तक हकीकत पर मबनी है। डॉक्टर खाकान नजीब साहब माहिर मईशत हैं प्रोग्राम में, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, मुआशी तो मेरा ख्याल एस्पेक्ट्स जो हैं वो डॉक्टर साहब से हम जानेंगे, लेकिन जो जजेस का मामला है, अब सेनेट में ये बिल आ चुका है और साथ ही साथ एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग बहस चल निकली है कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर है उसके लिए कोई पैनल बनाने की कानून साजी भी हो सकती है। तो ये सब बातें ऐसे वक्त में जब हो रही हैं, इनके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स और इम्प्लीमेंटेशंस क्या हो सकती हैं? अब ऐसा पाकिस्तान में जजेस का मामला, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मामला जो है, मुस्लिम लीग की हुकूमत जब भी होगी तो ये ज़ेर बहस ज़रूर आता है। हालांकि 97 में जो मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस पर हमला किया था, उस पर सबक हासिल करना चाहिए था। अरसा दराज तक वजाहतें भी करनी पड़ी, माजरतें भी करनी पड़ी, माफ़िया भी मांगनी पड़ी। अब इस वक्त इसमें कोई शक नहीं कि मुकदमात की भरमार है और उसकी वजह जो है वो ये नहीं है कि अदलिया में जज कम हैं। बुनियादी मसला ये है कि अगर थाना सही काम कर रहा हो, थाना कल्चर दुरुस्त हो, तो मामलात अदालतों में ना जाएं। अगर पटवार खाने दुरुस्त काम कर रहे हों, महकमा माल दुरुस्त काम कर रहा हो, तो मुकदमात अदालतों में ना जाएं। अगर यूनियन काउंसिल की सतह पर मुसालहती और सालसी काउंसिलें जो होती हैं मुतहर्रिक हों, तो मुकदमात अदालतों में ना जाएं। लोकल बॉडीज़ हों, कम अज़ कम लोकल बॉडीज़ मौजूद हों। हुकूमत नाइंसाफ़ी ना कर रही हो, आप अगर सेशन जज से, सिविल जज से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएं तो बहुत बड़ी तादाद जो मुकदमात की है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ है, हुकूमत की नाइंसाफ़ी पर है, हुकूमत के इदारों की नाइंसाफ़ी। किसी को वापडा से शिकायत है, किसी को पुलिस से शिकायत है, किसी को जुडिशरी से शिकायत है, महकमा माल से शिकायत है। अगर एक नाइंसाफ़ी का एक धंधा बन गया हो कि हुकूमत के इदारे जो हैं वो नाइंसाफ़ी पर उतरे हुए हों और ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हों, इंसाफ ना फराहम कर रहे हों, तो फिर अदालतों पर बोझ आता है। ये तो मामले का एक पहलू है। दूसरा ये है कि सबसे ज़्यादा मुकदमात की तादाद जो है वो तो सिविल अदालत में, सेशन अदालत में, मातहत अदालतों में है। वहाँ जजेस भी कम हैं, उनको सहूलतें भी बिल्कुल नहीं हैं, उन पर दबाव भी होता है, सियासी दबाव भी होता है, गैर सियासी दबाव भी होता है, गलत फ़ैसले करने के लिए भी होता है।
उनके लिए तो किसी हुकूमत ने कभी सोचा भी नहीं है, और ये जो अब बढ़ाना चाहते हैं इन्होंने भी सोचा। हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तादाद आधे से थोड़ी सी ज़्यादा है जी, उस पर तो कोई बात नहीं हो रही। वहाँ बढ़ाएं, KPK में बढ़ाएं। KPK नज़ीर तारिक साहब कह रहे थे सेनेट में कि जी वहाँ से 10 जजों की डिमांड आई है। भाई वहाँ क्यों कमी है, सिंध में क्यों कमी है? अब सुप्रीम कोर्ट में जब आप ये बात कर रहे हैं, उस वक्त बात कर रहे हैं जब अवामी मैंडेट का मामला है, उसको आपने तल्फ करना है या उसकी मट्टी पलीद करनी है, और अदालती फ़ैसले को आपने गैर मौसर करना है जी। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को ये काम नहीं करना चाहिए। हुकूमत ही अगर नाइंसाफ़ी पर आए या में नाइंसाफ़ी पर आए तो ये इससे मुआशरे के अंदर एक हिजान, इज़्तिराब, इर्तियाश, मायूसी, बेयकीनी पैदा होती है। तो ये काम हुकूमत को नहीं करना चाहिए। ये ना, हाँ, हालात नॉर्मल हालात में एक पूरा पैकेज बनना चाहिए, मातहत जुडिशरी का भी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी, उस पर उसको तशहीर की जाए, आवाम से, सिविल सोसाइटी से तजावीज़ तलब की जाए, वो कला से जी, फिर कर लें तो कोई फ़र्क नहीं सही पड़ेगा। है, ठीक, बिल्कुल ठीक है इरशाद साहब। इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे कि हुकूमत के पास ऑप्शन क्या हैं, कहाँ कहाँ हुकूमत के हाथ बंधे हैं, कहाँ सिर्फ बयानात की हद तक बात है और कहाँ हकीकत में हुकूमत कुछ कर सकती है। इस पहलू पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इकॉनमी से रिलेटेड बात करेंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, IMF के साथ हमारा जो प्रोग्राम है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है, लेकिन अब ये प्रोग्राम मैच्योर होने में डिले है। बुनियादी वजह ताख़ीर की क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आप लोगों से जब भी बात हुई है, आपको मालूम है मैंने यही कहा है कि पाकिस्तान को IMF के बगैर इस वक्त चलाना प्रूडेंट पॉलिसी मेकिंग नहीं है। आप इसका नतीजा ये देखें कि पाकिस्तान का अगर ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट जब इंटरिम गवर्नमेंट थी अगर ना होता तो पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह 9 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं, एक इन्फ्लेशन भी कम होने की तरफ है, बाहर जो एक्सटर्नल खसारा है वो भी थोड़ा संभल गया है, तो एक माइक्रो स्टेबिलिटी सी है। अब मसला यूं है कि पाकिस्तान IMF के पास जाता ही तब है जब एक्सटर्नल का चैलेंज आता है, यानी कि हमारे पास डॉलर नहीं होते और हमने पैसे बाहर देने हैं। सो लेट्स सी द एग्जैक्ट फिगर जो हमें FY25 मालियाती साल जो 1 जुलाई 2024 को शुरू हुआ और 30 जून 2025 को ख़त्म होगा, 26.2 अरब डॉलर इसमें से हमने जमा करके वापस करने हैं बाहर, जो हमने बोरो किए हुए हैं अपने बोरोअर से। इसमें 12 अरब डॉलर वो हैं रकम जो हमने वापस करनी तो है बट हम करेंगे नहीं, बिकॉज हम नहीं कर सकते, 9 अरब के तो रिजर्व्स हैं। तो हम सऊदी अरेबिया को कहेंगे कि 5 अरब डॉलर मौखर कर दीजिए 1 साल, चाइना को कहेंगे 4 अरब डॉलर और UAE को कहेंगे 3 अरब डॉलर मौखर कर दीजिए। IMF ने कहा कि आप ये मौखर करने की जो गुफ्तगू है उसको अमली जामा पहनाकर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पर इसकी कॉन्फर्मेशन दे दें। अब ये हमें भी नहीं मालूम, अथॉरिटीज़ को भी मेरा नहीं ख्याल कि एग्जैक्टली मालूम है कि वो कॉन्फर्मेशन आने में अगर डिले है तो क्यों है, क्योंकि उसमें से सिर्फ 1 अरब डॉलर अभी तक उसकी तारीख आई थी और वो हमने मौखर करवा लिया है। बाकी 11 की कॉन्फर्मेशन एट दी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल जानी है, आई होप चली जाएगी। पर इससे बढ़ के जो बात इस वक्त पैदा हो गई है वो ये है कि उन्होंने कहा है कि ये आपका 2 अरब डॉलर आपको एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि आपने कहा था हम बॉन्ड करेंगे पर आप बॉन्ड नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज गेट अनदर $2 बिलियन इन कमिटमेंट। उसके लिए 2 चीज़ें की जा रही हैं, एक ITFC ट्रेड फैसिलिटी और एक सऊदी अरेबिया अगेन, कि हमें कोई $1.2 बिलियन वहाँ से मिल जाए और कुछ नई कमर्शियल फाइनेंसिंग मिल जाए। ये है डिले की मेन मुहर्रिकात। मेरे ख्याल में तो IMF को थोड़ा सा इस पर आई थिंक ईजियर रहना चाहिए। हम गए ही आपके पास इसलिए कि अगर हम ये सब काम खुद कर सकते तो आपके पास जाते ही ना। हम 26.2 अरब डॉलर की रीप्रोफाइलिंग, वर्ल्ड बैंक से पैसे लेना, IMF के पैसे लेना, ये सब हम खुद कर लेते। हम तो गए ही इसलिए हैं कि ये सब चीज़ में मदद कीजिए। ऑन दी अदर साइड वो अथॉरिटीज़ को कहेंगी कि आप पहले कर लेते। हमारा ये ख्याल था ये अगस्त में हो जाएगा, बट कॉम्प्लिकेशंस बहुत सी हैं ना। हमने चाइना के पैसे और बहुत वापस करने हैं, 500 अरब के करीब पावर सेक्टर का। वो चाइना कहेगा जब हम रीप्रोफाइलिंग मांगेंगे कि उसका क्या करना है। सो ये है मेन मुहर्रिकात। इसमें मुझे 2 अब एक जिसे कहेंगे ना अनकंफर्टेबल सिचुएशंस डेवलप होती हुई दिखाई दी हैं। जो 100 अरब रुपए का इस वक्त FPR का शॉर्टफॉल आया है, आई होप कि IMF उस पर अपनी आंखें जो हैं अभी क्लोज ही रखेगा और इंतज़ार करे 1-2 माह और कि हम कैसा परफॉर्म करते हैं। और हमारे पास
जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो बहुत थोड़ी है। ये क्रिटिकल गुफ्तगू है, जी। ये क्रिटिकल है कि हम हर सूरत में ये पूरा करें। और दूसरी बात मैं एक कहना चाहता हूँ, ये पहली दफ़ा मैं कह रहा हूँ कि आईएमएफ को आप स्ट्रेटेजिकली तो डील करते हैं, ये मैंने सारी स्ट्रेटेजिक गुफ्तगू की है। टैक्टिकली अगर आपने इस वक्त पावर सब्सिडी देनी भी है और पीएसडीपी को काटना भी है और प्रोविंसेस से पैसे लेने भी हैं, तो उसको अगर वेट कर लेते 30 सितंबर तक जब बोर्ड हो जाता, तो मे बी टैक्टिकली दैट वुड बी अ स्मार्ट थिंग टू। जी सही है, बिल्कुल ठीक है। नहीं, अच्छा ये फरमाएं कि पहली तो बात ये है कि सऊदी अरब से हमने जो शुनीद है, जो ख़बरें चली वो ये कि $2 बिलियन हमने कर्ज़ मांगा। उन्होंने कहा कि नहीं जी हमें रेकोडेक के शेयर्स दे दें, रोल ओवर में भी ताख़ीर हो रही है। तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? कैसर बंगाली साहब कहते हैं कि जी अब हम पे दुनिया का एतमाद उठ गया है, ना हमारे कोई इदारे ख़रीदने के लिए तैयार है, ना हमें कोई कर्ज़ा देने के लिए तैयार है, ना हमारे पास जो है कोई ऐसे वसाइल हैं जिसकी वजह से हम समझें कि भाई रोल ओवर भी आसानी से हो जाएगा और आईएमएफ भी किसी वक्त आंखें दिखा सकता है। तो ये क्या कॉम्प्लिकेशन क्या है हमारी? देखिए जी, कॉम्प्लिकेशन तो इन दी एंड इरशाद साहब ये है कि हमने अपने घर को खुद ठीक करना है। कॉम्प्लिकेशन तो बड़ी सादी सी है कि जो इम्पोर्टेंट की एरियाज़ हैं उनको ठीक कीजिए तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब रेकोडेक पे बात कर लें। देखिए, रेकोडेक पिछले काफ़ी अरसे से एक डील मैच्योर हो रही है और वो मैच्योर यूँ हो रही है कि सऊदी अरेबिया और कतर का भी इंटरेस्ट जो है, और आई एम प्रिवी टू दिस, विद नॉलेज मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ और बड़ा जिम्मेदारी से कर रहा हूँ। रेकोडेक के जो गवर्नमेंट के 25% फेडरल गवर्नमेंट के शेयर्स हैं उसमें था। उसकी वजह बड़ी सादा है। 2029 में पहला $1 बिलियन का उसमें से जो कॉपर है वो निकल आएगा और अगले 40 साल मिनिमम निकलता रहेगा। सो इट्स अ गुड डील। तो उसमें से सऊदी अरेबिया का 15% का एक डेफिनेट इंटरेस्ट है। हम बहुत क्लोज हैं इसको क्लोज करने में एट अ रेट जो तय हो रहा है हुकूमत और सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट के साथ। उनका एक फंड है, बट अगेन इट्स अ स्टेट फंड, सो उनके साथ तय हो रहा है। ये एक चीज़ पैरेलल में चल रही है। उसके साथ साथ वो कुछ ग्रांट मनी भी देंगे एरिया के इर्द गिर्द जो रोड्स वगैरह बननी है उसको बनने में, और ये एक अच्छा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। पर यहाँ तक तो इन्वेस्टमेंट की गुफ्तगू है, पर हम तो उनसे जब और भी चीजें मांगते हैं तो वो साथ ये भी है कि $5 अरब का रोल ओवर कर दीजिए। पर उनको हमने कहा कि हम नए इन्वेस्टमेंट ही मांगेंगे, पैसे नहीं मांगेंगे। पर हमें $1200 मिलियन या $1.2 बिलियन उनसे मांगना पड़ रहा है। और अगर हम ITFC जो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का एक झैली अदारा है उसके भी पैसे मांगते हैं तो वो भी एक तरह से सऊदी अरेबिया के भी ही पास जाकर सब बात खत्म होनी है। अब ये सारी जो चीजें इनको अमली जामा पहनाना है। थोड़ा सा सेपरेट कर लें इस गुफ्तगू को। देखिए, ये सब IMF और जो हमारा इमरजेंसी वार्ड का ट्रीटमेंट है ये तो पाकिस्तान को हमें देना ही पड़ेगा। इसमें कोई दो आरा नहीं है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज जिसे कहेंगे दिस इज टू डू विद कीपिंग द स्टेबिलिटी जो है उसको इंटैक्ट। दूसरी इन्वेस्टमेंट साइड है, उसको बनाना अपनी जगह जरूरी है। तीसरी साइड है कि क्या हम प्राइवेटाइजेशन का प्रोग्राम चला पाए हैं। इरशाद साहब, बात यह है कि हम ये प्रोग्राम कभी भी नहीं चला पाए। 25 साल से जो डिस्कोज हैं वो प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पे हैं और तवातर से ना हमने कभी भी प्राइवेटाइजेशन कमीशन के ऑर्डिनेंस को ठीक किया जिसमें उसका लॉ जो है वो मतलब 460 दिन मांगता है एक प्राइवेटाइजेशन की। 460 दिन में तो दुनिया बदल जाती है। हमने उसको ठीक नहीं किया। प्राइवेटाइजेशन डिवीजन को अलहदा किया, प्राइवेटाइजेशन कमीशन बनाया। इन दी एंड बात तो आके सारी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस पे रुकती है ना। उसमें कहा बार का चेयरपर्सन लाएंगे, वो भी नहीं करते। फिर इन अदारों को तैयार करने के लिए ऑफ कोर्स गोल्डन हैंडशेक्स देना जरूरी है, लोगों को घर भेजना जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक हैवी PIA हो, फाइनेंशियली भी, HR में भी, पुराने जहाजों के साथ। ठीक है, मानता हूं कि रूट्स अच्छे हैं, पर ये सारी जो लाइबिलिटी है किसी ने कैरी करनी है। 24-25 साल पुराने जहाज को उड़ाना है। अब ये सारे क्लीन अप के लिए इरशाद साहब प्रोफेशनल एंड कॉम्पिटेंट पीपल चाहिए। आज तक ना कहीं ला सके हैं और इस क्राइसिस में हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, डॉक्टर साहब अभी आपने बात की है प्राइवेटाइजेशन की, इसी से जुड़ी एक और बात आप करते थे कि बहुत से जो इदारे हैं हुकूमती खर्चा ही बढ़ा रहे हैं। अभी हुकूमत ने, काबीना ने मंजूरी दी 82 इदारों को जम करके कुल 40 इदारे कर दिए।
उसके बाद हमने देखा कि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के लोग हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि उनके मुज़ाकरात शायद कामयाब हो गए हैं। कैसर बंगाली साहब की तजवीज़ ये थी कि जो ग्रेड 17 से 22 तक के लोग हैं उनको गोल्डन हैंडशेक दिया जाए। आप क्या समझते हैं, ये तजवीज़ ठीक थी? और हुकूमत की जो इसमें अप्रोच है, क्या वो अप्रोच ठीक है? अगर ठीक है तो ये जो शोर उठ रहा है, इसने उठना था, इतना प्रेशर तो आता है उमूमी तौर पे। आपकी आखिरी बात जो है उससे शुरू करते हैं। जब भी कोई बड़ा कदम पॉलिसी की ट्रांसफॉर्मेशन का लेने जाएंगे, एक सरकारी तहवील की पीआईए, एक सरकारी तहवील के बैंक, एक सरकारी तहवील का एनर्जी सेक्टर, इसको जब बेचने जाएंगे तो इतना शोर आता है। जब लास्ट टाइम कोशिश की थी, बड़े करीब आ गए थे तो ताले लग गए थे। बिल्कुल आएगा, गवर्नमेंट अथॉरिटीज स्टेट को ये प्रेशर लेना पड़ेगा, इसमें कोई दो आरा नहीं है। पर ऑन दी अदर हैंड अगर ऐसा नहीं करेंगे और ये कोशिश करते रहेंगे कि पैच वर्क से, ये पैच वर्क क्या है कि आप अदारे जम कर दें। आई एम सॉरी, ये जम करने की जो गेम है ना, उसके बाद वो अदारा दोबारा खड़ा हो जाता है। इसमें दो आरा ना रखिए। पाकिस्तान में जम करना वक्त गुजारने के मुतरादिफ होता है। सो बी वेरी क्लियर, जिसको बंद करना है, ये 17 डिवीजन है, इनको बंद करना है क्योंकि ये सारे नीचे जा चुके हैं 18वीं तरमीम में। इनके पैसे काटिए, इनके नीचे जो डिपार्टमेंट और जो अदारे हैं, कोई होगा जो मूव करना होगा उसको मूव करिए, रखिए। पर अदरवाइज जो बंद होने हैं उनको बंद कीजिए, ताकि कुछ एम्प्लॉइज 22 से लेके 1 तक के आपको देना पड़ेगा गोल्डन हैंडशेक और घर भेजना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है फैसल? मुल्क जो है ना वो एक चैलेंज्ड सिचुएशन में है। 9 अरब डॉलर के ज़खायर हैं, 12 अरब तो सिर्फ वापस करना है रोल ओवर्स में ही। IMF डिले नॉट गुड फॉर द कंट्री। ये रिफॉर्म किए बगैर ये 3 साल गुजर जाएंगे, एनर्जी सेक्टर वहीं पे खड़ा होगा। PIA 50 अरब से 100 अरब का नुकसान कर रहा होगा। इमेजिन कीजिए कि अगर ये चीजें इसी तरह चलती रहीं। यूटिलिटी स्टोर्स 6000 हैं मुल्क में। ये उस वक्त बने थे मेरे दोस्त जब पाकिस्तान में हम हर जगह प्राइवेट सेक्टर पहुंच नहीं सकता था। ये उस वक्त बने थे जब डायरेक्ट सब्सिडी दी नहीं जा सकती थी। अब तो बिस्प के थ्रू, इनकम सपोर्ट के थ्रू, बैतुल माल के थ्रू डायरेक्ट सब्सिडी दी जा सकती है। उस सब्सिडी से मैं टमाटर खरीदूं या अपने बच्चे की एजुकेशन खरीदूं, लीव दैट डिसीजन टू द इकोनॉमिक एजेंट। पर इट इज बिकम इम्पॉर्टेंट कि ये काम किया जाए। पर एक और गुजारिश है कि इन कमिटीज से निकलिए ये काम करने के लिए। आपको यूनिट्स बनाने पड़ेंगे जो सर्जरी करें, बिकॉज कमिटीज आती हैं, हाफ हार्टेड इम्प्लीमेंटेशन होती है। इससे पहले भी मैं 2 बड़ी कमिटीज पिछले 20-25 साल में देख चुका हूं। ऑस्टेरिटी पे कई कमिटीज देख चुका हूं, ब्यूरोक्रेसी के अंडर भी देख चुका हूं, बैंकर्स के अंडर भी देख चुका हूं। वहीं पे खड़े हैं 20 साल पिछले। पेंशन का बोझ 250 अरब से 1040 अरब हो गया, वहीं पे खड़े हैं। डॉक्टर साहब बोल्ड स्टेप कैसे लेंगे? एक दिन ताजरों ने हड़ताल की, कवानीन तब्दील करने की हमें बिशारत सुना दी गई, मुजदा सुना दिया गया जी हम तब्दील कर रहे हैं। अभी IMF से बात हो रही थी सब्सिडीज़ के ख़ात्मे की। 2800 अरब का हमने 6 रुपये फ़ी यूनिट बढ़ाने की तजवीज़ पेश कर दी। सूबे 1400 अरब देने के लिए तैयार नहीं है। फाइनेंसिंग गैप जो है 2 अरब का वो हम पूरा नहीं कर पा रहे। तो ये कैसे मामलात कैसे होंगे? ये हुकूमत में विल है या हुकूमत में ये कुव्वत है कि ये सारे काम कर सके? हर दफ़ा बहुत बड़ी जो गुफ्तगू है इरशाद भाई, वो होती है इस चीज़ पे कि डू वी हैव द पॉलिटिकल विल, डू वी हैव द पॉलिटिकल कैपिटल टू डू दिस। यार आई थिंक इससे थोड़ा डीपर जाना पड़ेगा। डू वी हैव द प्रोफेशनल एंड द टेक्निकल एक्सपर्टीज टू मेक ऑल दिस हैपन? आई थिंक ये शायद बहुत ही लोअर सतह पर है। और जो काम होने वाला है, जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, जो बिग पॉलिसी डिसीजंस हैं, जो बिग पॉलिसी कॉल्स हैं, वो बहुत बड़ी हैं। मतलब आपने अगर एनर्जी सेक्टर को रिवैम्प करना है, अगर आपने ट्रेडर्स का पूरा निज़ाम लाना है। मैं माजरत से एक बात अर्ज करूं कि आप खुद ये कह रहे हैं कि यार हमने 60,000 इरशाद साहब पे, फैसल पे, तीनों पे लगा दिया, पर खाकान की अर्निंग तो ज्यादा है फैसल से, अब क्या करें? तो फिर डिजाइन तो आपने करना था ना प्रोग्राम। यू कांट गो बैक एंड से कि अथॉरिटीज ने कंप्लीट उसकी पिक्चर को अप्रूव कर दिया और उसके बाद ये कहा कि नहीं ये 60,000 जो है इसको हमें सोचना पड़ेगा। दीज आर द कॉल्स दैट यू हैव टू मेक सेंसिबली बिफोर आप डिजाइन फ्रेमवर्क को रोल आउट करें। इसी तरह बहुत सी और चीजें भी इसमें हुई कि क्या वो विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट रहेंगे, उनके फॉर्म में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। वक्त वो है इस वक्त
कि हमें अथॉरिटीज़ को भी और ट्रेडर्स को भी कहना है कि आप इकट्ठे बैठिए और एक ऐसी राह निकालिए कि एक 50 अरब तो सिर्फ मांगा है उस सेक्टर से जो 20% है इकोनॉमी का, 50 अरब रुपया 400 450 वेज इनकम से आ रहा है। सो सोचिए इस बात को। सो दे हैव टू सिट टुगेदर, दे हैव टू स्टार्ट पेइंग अप सो दैट हम इसको जैकअप भी कर सकें। दूसरी बात इरशाद भाई, इसकी भी कमिटमेंट आईएमएफ को दी जा चुकी है कि हम ट्रेड कम्युनिटी पे लगा देंगे टैक्स। ये वो कॉवेनेंट्स हैं जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया कि अगर ब्रेक होते हैं तो पाकिस्तान, याद रखिए कि अपने कोई भी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी 13-16 के अलावा इन्हीं वजूहात की वजह से जो आपको क्लियर हो गई हैं, ट्रेडर्स की कमिटमेंट दी, बैकआउट किया, आईएमएफ का प्रोग्राम डीरेल हुआ, एक 12,970 अरब रुपया कंफर्म किया, अगर शॉर्टफॉल आना शुरू हुआ प्रोग्राम डीरेल होता है। ये सब चीजें करें, डिजाइन फ्रेमवर्क्स ठीक करें। इरशाद भाई, पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर, पाकिस्तान की प्राइवेटाइजेशन, इस पे तो मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हूं, ये दोनों एक गवर्नेंस का इशू है। ये टेक्निकल इशू बाद में है, ये पॉलिटिकल विल तब आएगी कि एक डिजाइन फ्रेमवर्क ऐसे हो जो इम्प्लीमेंट किए जा सकें। स्टेक होल्डर कंसल्टेशन में हम हमेशा कमजोर रहे हैं। हम गुफ्तगू तब करते हैं जब चीज डॉक्टर खराब हो चुकी साहब, 2800 अरब की सब्सिडी अगर ये हम देते हैं बिजली के बिलों में और सूबे भी तामुन नहीं करते, तो क्या आईएमएफ के लिए काबिल कबूल होगा? सो आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सामने रखी है। टैक्टिकली मैंने गुजारिश, आपने खुद भी सोचा इस बात को, मैंने ये की थी, वेट कर लेना चाहिए था, बोर्ड हो जाता फिर बात करते। देखिए, ये इसमें प्रॉब्लम यूं आती है कि लोग तो आसानी से समझते हैं कि 1400 अरब का हमने रखा था पीएसडीपी, अब हम 700 अरब पे ले जाते हैं। एक मिसाल दे रहा हूं कि अगर आपने इतने पैसे उठा लिए वहां से, अब एक आम फहम आदमी कहता है जी इसको आईएमएफ को क्या ताल्लुक है, हमने तो अपना डेवलपमेंट बजट काट दिया। दैट्स नॉट ट्रू। Why is it not true? Because जो IMF ने आपके 3 या 3.25% की ग्रोथ का इम्पैक्ट निकाला है, उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट रेशियो लिया है जिसका इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो, वो जैसे ही आप 700 यहाँ से उड़ाएंगे और पीएसडीपी जिसको एडीपी कहते हैं प्रोविंशियल लेवल पे कम करेंगे, तो वो ग्रोथ फिगर भी तब्दील होगा। वो ग्रोथ फिगर तब्दील होगा तो सारे टारगेट्स जो हैं तब्दील हो जाएंगे। इसलिए ये इतनी आसानी से फंड को थ्रू करवाने में मेरा ख्याल है वक्त लगेगा। वो पैसे कहां से आएंगे, क्या एग्जैक्टली होगा, सूबे कौन सी चीजें काट रहे हैं, पर आगे देखिए ना, आपने 24% करंट एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, इसका तो ग्रोथ से कोई ताल्लुक नहीं बनता। यानी कि हम कह ये रहे हैं कि हम 24% करंट एक्सपेंडिचर, और इसमें मैं आपकी बिल्कुल डेट सर्विसिंग शामिल नहीं कर रहा, तो आप एक्सपेंडिचर रिफॉर्म करके ये काटिए। क्या आपको सैलरीज ये बढ़ानी चाहिए थी, क्या आपको सब्सिडीज ये बढ़ानी चाहिए थी जो इनडायरेक्ट हैं इन नेचर, ये सारे कामों को सोचिए, वहां पे कटौती कीजिए। और पीएसडीपी में एक जिसे कहेंगे एक माइनर रकम जरूर आप कट कर सकते हैं, पर पूरा इसको 700 750 पर लाना आई एम नॉट श्योर कि ये इस वक्त मुमकिन हो पाएगा, बिकॉज फिर ग्रोथ स्लो हो जाएगी। बट लग यूं ही रहा है कि हम उस तरफ जा रहे हैं। गुजारिश ये इरशाद साहब आखिरी इस ज़मन में कि ये कर भी लें तो क्या वक्त मिल जाएगा ना, एक टाइम बाय हो जाएगा। आपने 6 महीने की सब्सिडी दे दी, 2 महीने की पहले दी, फिर उसको आगे ले गए। पर द पॉइंट बीइंग कि एनर्जी सेक्टर की रेफॉर्मेशन का प्लान जो है वो ज्यादा जरूरी है सामने रखना। आप जब चाइना गए तो उन्होंने आपको क्या कहा कि आप ये सब कुछ कर लेंगे तो फिर बताइए कि आगे क्या बनेगा, हम रीप्रोफाइलिंग कर भी दें। दैट इज वेयर आई थिंक द मीट इज टुडे। एनर्जी सेक्टर पॉलिसी वाइज, रेगुलेशन वाइज और ऑपरेशंस वाइज, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या होगा, पॉलिसी साजी क्या होगी, ये 3 जो सामने रखें। 3 पर्चे बिल्कुल आसान लफ्जों में लिखे हुए, और वो स्टेट से आए ना कि किसी बाहर के मल्टीलैटरल से आए। वो टीम पुट टुगेदर कीजिए। एक आपने अभी भी टास्क फोर्स बनाई है, दोबारा उनको कहिए कि ये पर्चा सामने रखें, और फिर ये सारे काम किए जा सकते हैं जो हमने आपके सामने रखे हैं, और पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर में जान पड़ जाएगी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब आपका। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे कि पार्लियामान में जो इस वक्त कानून साजी हो रही है उस पर। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास जारी हैं और आज जो
बिल है वो पेश किया गया है सेनेट के इजलास में, जो जजेस की तादाद है वो बढ़ाने का। इस पर हम जो कानूनी आइनी निकात हैं उस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ इरशाद साहब, आज जो वज़ीर क़ानून हैं उनको क्यों ये वजाहत देनी पड़ी कि यानी उन्होंने ये गुजारिश की मीडिया से कि भाई अब इस पर मज़ीद बात ना करें, ये चैप्टर अब एक तरह से क्लोज़ है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की एक्सटेंशन हो रही है। एक्सटेंशन नहीं हो रही, उन्होंने तरदीद कर दी। उन्होंने कहा, चीफ़ जस्टिस ने ख़ुद भी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, राना सनाउल्लाह साहब ने भी बात की, तो इस पर फिर क्यों इतना शोर है? नहीं, उन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैं अकेले अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं चाहता, तमाम की कर दी जाए तो फिर मैं तैयार हूँ। ये बात भी एक कमज़ोर बात है। क्यों इजाफा कर दिया जाए? एक तरफ आप रोना रो रहे हैं कि यहाँ पेंशन का बिल बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है, यहाँ बेरोज़गारी है, नौजवान डिग्रियां हाथ में लेके, और दूसरी तरफ आप सरकारी मुलाजमीन की और जजेस की मुद्दत मुलाजमत में यानी 3 साल बढ़ाने का मतलब ये है कि जो नौजवान आज एलिजिबल है सरकारी नौकरी के, वो 3 साल मज़ीद इंतज़ार करे, क्योंकि 3 साल तक तो वैकेंसी नहीं होगी। ठीक है ना, यही होगा ना। जब सब की बढ़ जाएगी तो 3 साल तक तो कोई बंदा रिटायर ही नहीं होगा। जो रिटायर इस साल होने वाले हैं या अगले साल होने वाले हैं या उससे अगले साल, वो तो नहीं होंगे जी। ये नामाकूल तजवीज़ है। और क्यों है, वजह क्या है? सही, चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाना, 65 साल वैसे भी खासी उम्र है। बाकी मुलाजमीन जो हैं रियासत के 60 साल में होते हैं, 5 साल आपने ज़्यादा दिए हुए हैं। एक चीफ जस्टिस पर आपका सिस्टम चल रहा है, ये इससे बजाते ख़ुद एक बदनीयती ज़ाहिर होती है कि यानी अगर वो नहीं होंगे तो आपका कारोबार हुकूमत नहीं चल सकता। आप कुछ फैसले अपनी मर्ज़ी के जजों से करवाना चाहते हैं। भाई, इंसाफ का निज़ाम तो शक व शुबा से बालातर होना चाहिए। किसी शख्स को ये शक नहीं होना चाहिए कि कोई जज, खा वो मातहत जुडिशरी का हो, खा वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का हो, कि वो किसी ख़ास तबके को, किसी ख़ास फ़र्द को फ़ायदा पहुंचा सकता है या नुकसान पहुंचा सकता है। अगर तो हुकूमत ने मर्ज़ी का जज लगाना है तो हुकूमत के पास एक ऑप्शन तो अभी भी मौजूद है कि जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस जो हैं उनका जो तकर्रुर है, उसके लिए तो ये जो सीनियरिटी वाला क्राइटेरिया है ये तो आइन और कानून में तो मौजूद नहीं है। ये रिवायत एक चली आ रही है, ठीक है, नहीं, फैसला है। हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हाँ, फैसला ज़रूर मौजूद है। आइन कानून भी मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद है। मेरा मतलब है क्यों किया जाता है, ये छेड़ा क्यों जाता है इस चीज़ को? इसके पीछे लॉजिक बताई जाए ना कि आपको मर्जी का चीफ जस्टिस क्यों चाहिए किसी भी हुकूमत को। 3 का पैनल क्यों, सीनियरिटी का उसूल क्यों तय हुआ था कि हुकूमत मनमानी करती थी 2-3 शोबों में। चीफ जस्टिस का अपनी मर्जी का लगाना है तो जूनियर को जज को ला के 3-4 ऊपर के जज फारे कर दिए। भुट्टो साहब के दौर में एक आइनी तरमीम आई थी। किसी हाई कोर्ट के जज से आप नाराज़ हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज आपको पसंद नहीं है, उसको शरीयत कोर्ट में भेज दिया। ठीक है ना। तो इस रास्ते को रोकने के लिए, ये एक बुरी जो रिवायत थी उसको ख़त्म करने के लिए, वो जो ट्रस्ट केस था वहाबुल खैरी साहब वाला जी, उसमें ये तय हुआ, सीनियरिटी का उसूल तय हुआ। उसके बाद से आज तक ये कभी मसला नहीं बना कि जी अब चीफ जस्टिस कौन होगा। सबको पता होता कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद आप हमें आज यहाँ बैठ के ये पता है कि काजी साहब के बाद मंसूर अली शाह साहब होंगे, उसके बाद मुनीब अख्तर साहब होंगे जी, उसके बाद याया अफरीदी साहब होंगे एंड सो ऑन। तो ये एक अच्छा तरीका है, सबको पता होता है, किसी को शक शुबा नहीं रहता। अगर जज पर भी कौम के एक शख्स को भी ये शक हो जी कि ये सियासी बुनियादों पर आया है, ये किसी गिरोह के मफाद के तहत आया है, तो आपका जुडिशरी का निज़ाम क्या रहेगा, और वो भी सुप्रीम कोर्ट का। सही है, बिल्कुल भाई, आप एक अच्छी रिवायत अगर कायम हो गई है, आप उसको, अच्छा पिछले साल जब आप ये जुडिशल रिफॉर्म लाए थे उस वक्त तो आपको ख्याल नहीं आया, वो आप कर लेते, इसलिए कि उस वक्त आपकी ज़रूरत ये थी कि ये काम ना हो। आज आपकी ज़रूरत है कि ये काम हो। सही। दुनिया में देखें
दुनिया में मुआशरे जो तबाह हुए हैं वो नाइंसाफ़ी की बुनियाद पर होते हैं। ये जो जंगें होती हैं, ये जो गज़ा में ये जो कुछ हो रहा है किस बुनियाद पर हो रहा है? जी। नाइंसाफ़ी हो रही थी ना उनके साथ। सही है। ये बदअमनी, ये लाकानूनियत, ये जंगें, ये सारे फसाद हैं, उसकी जड़ है नाइंसाफ़ी। और यहाँ अगर हुकूमत ही नाइंसाफ़ी पर उतर आए या नाइंसाफ़ी को फ़रोग़ दे रही हो जी। या नाइंसाफ़ी की हौसला अफजाई कर रही हो तो हम मुआशरा शाह साहब, जो आप बात कर रहे हैं अब इस पे जो वज़ीर दिफ़ा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने ये बात की है। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात की आप बात करते हैं, नवाज़ शरीफ ने 4 बार कोशिश की बानी PTI से मुज़ाकरात की जब वो हुकूमत में थे, और उन्होंने हुकूमत अपोजिशन से मुकम्मल तौर पे पीठ फेरी हुई थी। और उस वक्त उनका जो इश्क जवान था वो जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के साथ था। ये ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, मौजूदा वज़ीर दिफ़ा हैं। अब ये भी हमारे सामने है, ये दौर 18 से लेके 22 तक के, वहाँ भी मुज़ाकरात नहीं किए गए, बदतरीन इंतकाम एहतसाब के नाम पे सारा कुछ चलता रहा, अल्टीमेट नुकसान मुल्क का हुआ। अब जो मुज़ाकरात की बात है, कुछ हल्के ये भी बताते हैं कि जो करीबी लोग हैं महमूद अचकज़ई और मौलाना फजल रहमान, वो भी शायद इसलिए थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं कि PTI की तरफ से, बानी PTI की तरफ से पॉलिटिकल पार्ट्स के साथ मुज़ाकरात की बात नहीं हो रही है। वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अगर वो आमादा हो जाएं कि ठीक है हमने हुकूमत से मुज़ाकरात करने, क्या ये हुकूमत मुज़ाकरात करेगी? और मुज़ाकरात ना करके हुकूमत और इन दोनों को फ़ायदा क्या हो रहा है? पहली तो बुनियादी चीज़, जो बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि सियासी क़ुव्वतों के दरमियान मुज़ाकरात होने चाहिए। मसाइल का हल मुज़ाकरात से होता है। डेडलॉक किसी मुआशरे के लिए, किसी रियासत के लिए, किसी हुकूमत के लिए कभी फ़ायदामंद नहीं होता, खैर नहीं होता। जब इमरान ख़ान साहब मुज़ाकरात को डिनाई करते थे तो हम उस वक्त भी यही कहते थे कि जनाब वाला, जिन कौम के एक हिस्से ने, अगर जिस कौम के एक हिस्से ने आपको वोट दिया है उसी कौम के एक हिस्से ने उनको वोट दिया है। जिस असम्बली में आप बैठे हुए हैं वोट लेकर, उसी असम्बली में वो लोग बैठे हुए हैं। आपको मुज़ाकरात करने चाहिए। मुज़ाकरात ना करने का नतीजा उन्हें भुगतना पड़ा। एक बात, उस वक्त अगर हुकूमत गलत थी तो आज फिर कैसे ठीक हो सकती है कि वो मुज़ाकरात ना करे या नहीं? आज तो वो कहते हैं हुकूमत की कोई कैपेसिटी नहीं है, हमने तो इससे बात करनी नहीं है, बात करनी है तो इस्टेब्लिशमेंट से करनी है। नहीं, ये वो कह रहे हैं ना। इस वक्त मुज़ाकरात किसकी ज़रूरत है? मुज़ाकरात हुकूमत की ज़रूरत है, मुफाहमत हुकूमत की ज़रूरत है। उनको जो मुज़ाकरात और मुफाहमत ना करने का नुकसान है वो इंडिविजुअल्स का नुकसान है, वो एक पार्टी का नुकसान है। इनको मुज़ाकरात और मुफाहमत ना करने का नुकसान जो है वो हुकूमत को नुकसान है, मुआशरे को नुकसान है, रियासत, क्योंकि मामलात इन्होंने चलाने हैं। ये सियासी अदम इस्तेहकाम का होना जो है अपोजिशन के फ़ायदे में अगर नहीं तो नुकसान भी नहीं है, ये हुकूमत के फ़ायदे में है। इस्तेहकाम आएगा। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि इश्तियाल, इश्तराक, इश्तियाल, इफ्तराक, हिजान, ये हमेशा इस्तराब हमेशा अपोजिशन के हक़ में होता है, क्योंकि हुकूमत परफॉर्म नहीं कर रही है। लेकिन अब इरशाद साहब मसला ये है कि हुकूमत करे जैसे क्या? भी हो, कैसे उनको राज़ी करे? जी आओ बैठो गल करो। 100 तरीके हैं राज़ी करने के। जे हुकूमत के पास, हम ये कहा करते हैं कि रियासत और हुकूमत के पास बहुत ताकत होती है। अगर बाकी हर चीज़ में हुकूमत और रियासत के पास बड़ी ताकत होती है तो मुज़ाकरात में भी उसके पास ताकत होगी, हो सकता है, होने चाहिए। लेकिन कम से कम ये एक्सपोज तो होना चाहिए कि जी हमने कोई संजीदा कोशिश की। यानी ये मुज़ाकरात तो नहीं हो सकते कि जो मैं हमेशा कहा करता हूँ कि कैदी और जेलर के दरमियान तो मुज़ाकरात नहीं होंगे, आमने सामने बैठेंगे तभी मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात करेंगे तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी ये हुक्मरान जमात होगी, हुक्मरान जमातें होंगी, क्योंकि पिछले 2 साल में, 2.5 साल में जो सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल एसेट ज़ाय किया है वो इन्होंने किया, उन्होंने नहीं किया। सही है। तो इरशाद साहब, वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करके एक्सपोज नहीं हो रहे, वो जो सिविल सुपरमेसी की बात अगर हो रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं तो इनको खुश होना चाहिए ना।
सही, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो मेरा मतलब है, अगर कैपिटल इनका पॉलिटिकल कैपिटल इनका तबाह हो रहा है तो इसका मतलब वो एक्सपोज नहीं हो वो रहे। ये तो क्लियर है, ये कहते हैं हमने तो सियासत कुर्बान कर दी है रियासत तो पे। फिर करें ना मेहरबानी, ये तो लेकिन रियासत को कोई फ़ायदा भी हो इनकी सियासत कुर्बानी का, कोई अगर आपको मुझे फ़ायदा हो रहा हो तो फिर तो हम खुश हों, डिफ़ॉल्ट से लेकिन बचें, हमें हम नुकसान हो सियासत रहा है डिफ़ॉल्ट यार। से बचें। डिफ़ॉल्ट से बचना भी कोई ये पॉलिसी है कि डिफ़ॉल्ट क्यों हो रहा था मुल्क? आप ना करते, आप ऐसी पॉलिसी अख्तियार ना करते कि डिफ़ॉल्ट की तरफ चले सही। जाएं। अभी जो कुछ हो रहा है ये डिले हो रहा है, ये फिर डिफ़ॉल्ट का ख़तरा नहीं बढ़ रहा। बिल्कुल ऐसे इरशाद साहब। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सेनेटर अली ज़फ़र साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब आपके वक्त का। अली ज़फ़र साहब, जजेस की तादाद बढ़ाने का जो बिल है उसमें आपकी तरफ से भी कुछ तरमीम दी गई थी जो मुस्तरद कर दी गई, क्यों मुखालिफत कर रही है आपकी जमात इसकी, और आपकी मुजव्वज़ा तरमीम क्या थी? जी देखें, आज एक बिल आया जिसमें तादाद बढ़ाने की कोशिश की जा रही है जजेस की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की 17 से शायद 21 तक। वहाँ भी कुछ कन्फ्यूजन है कि 21 हैं 20 हैं, लेकिन 21 सब कह रहे हैं कि 21 तक वो बढ़ाना चाहते हैं। मेरी नज़र में ये एक जुडिशल कू है। अच्छा, आपको याद होगा कि अफ्रीका में भी कुछ ममालिक में और साउथ अमेरिका के कुछ ममालिक में कोशिश की गई थी, इसको कहते हैं जजेस हैकिंग, यानी कि जजेस को की तादाद बढ़ा दी जाए सिर्फ इसलिए कि कोई ऐसी फैसला जो कि पहले आया हुआ है उसको उन्होंने ख़त्म करना है या ऐसे फैसले लेने हैं जो कि उनकी हुकूमत की मर्जी के हों। ये तारीख में हमने देखा है कि इस किस्म की स्टैकिंग की गई है। ये बिल जो है ये भी एक तरह से जुडिशरी के अंदर कू करने की कोशिश है कि अपनी मर्जी के जजेस अपॉइंट करें, तादाद इंक्रीज करें, ताकि एक ख़ास ग्रुप ऑफ जजेस बैठ के तो फैसले कर सकें। ये इनका मकसद है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो इसमें अपॉइंटमेंट के बाद वो एक तरह से उनको कामयाबी होगी, लेकिन मकसद ये कानून लाने का ये जुडिशल कू का है और इसको हम अपोज करेंगे। इसकी टाइमिंग बिल्कुल गलत है। कहा ये गया, हमें बताया ये गया आज कि जनाब हम इसलिए ला रहे हैं ये बिल ताकि लोगों को सहूलत हो, बहुत सारा डिले हो रहा है और डिले को ख़त्म करने के लिए जजेस बढ़ाए जा रहे हैं तादाद। लेकिन अगर ऐसी बात थी तो मैंने कहा आज सेनेट में, मैंने जब इस पे ऑब्जेक्ट किया, मैंने कहा कि अगर ये बात थी तो हम बिल्कुल साथ हैं हुकूमत के, लेकिन फिर पूरा जुडिशल रिफॉर्म नीचे से शुरू करें। जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ तादाद बढ़ाएं, उनकी जो कोर्ट रूम्स हैं उनको बढ़ाया जाए, फिर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का बढ़ाया जाए, फिर हाई कोर्ट का बढ़ाया जाए, फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के सामने आए। तो एक कंपोजिट एक पैकेज लाना है तो वो तो बात समझ आती है, लेकिन आप सिर्फ शुरू कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से और वो भी एक ख़ास मकदार बढ़ा रहे हैं जिसका कोई किसी किस्म का ताल्लुक नहीं, कोई वजह नहीं बताई कि 7 क्यों, 6 क्यों नहीं, 2 क्यों नहीं, 1 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं। तो ये नज़र आता है कि वो जो रिजर्व सीट की जजमेंट है उसको किसी तरह सेट असाइड करने के लिए और बाकी फ्यूचर की जजमेंटें जो हैं वो अपने हक में लेने के लिए कोई स्टैकिंग की गुंजाइश बनाई जा रही है। इसलिए हम ये अपोज कर रहे हैं। अगर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है तो इंतजार कर लें, जल्दी क्या है, उसको देख लेते हैं, हम भी देखते हैं और आराम से उस पर फैसला करते हैं, मुशावरत से करते हैं, पूरा जुडिशल पैकेज के थ्रू आते हैं। लेकिन ये बिल्कुल एकदम लेके आना, और जबकि सारी बात हो रही है कि क्या डिबेट आप भी कर रहे हैं, मीडिया पे भी आ रहा है, न्यूज़पेपर में भी तबसरे हो रहे हैं, तो हर एक को पता है कि इसके पीछे मकसद क्या है। अच्छा, ये फरमाएं कि आपकी जो मुजव्वज़ा दस्तूरी तरमीम क्या थी जो रिजेक्ट हुई? पीटीआई की तरफ से कोई ऐसी नहीं आई अमेंडमेंट, लेकिन पहले हमारी एक सेनेटर थी, उन्होंने एक वक्त इसी किस्म की कुछ अमेंडमेंट लेने, जब उन्होंने भी तादाद बढ़ाने की एक दरख्वास्त की थी, उसके बाद उन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया। वो जो तादाद बढ़ाने की बात थी वो उनका प्राइवेट मेंबर बिल था, काफ़ी पहले लाया गया था। लेकिन इस केस में तो हमने देखा कि वो पहला प्राइवेट मेंबर बिल है, बल्कि आज दूसरा प्राइवेट मेंबर बिल था जिसको हुकूमत लेके आई है प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर, हुकूमत सपोर्ट कर रही है। तो ये एक तरीका बनाया गया है
कि एक प्राइवेट मेंबर से एक बिल ले आए जिसमें तादाद बढ़ाने की बात हो। अगर हुकूमत के हाँ जी बहुत अच्छी बात है, हम भी ये चाहते हैं। जी सही। अच्छा, एक ये तजवीज़ भी गर्दिश कर रही है कि जी चीफ जस्टिस का तकर्रुर सीनियरिटी की बुनियाद पर ना हो, 3 या 5 का एक पैनल हो, उसमें से सदर साहब या जुडिशल कमीशन चूज़ करे, तो ये भी कोई तजवीज़ है? और क्या इसके लिए भी आइनी तरमीम की ज़रूरत होगी? ये जो अभी जजेस वाली तरमीम है इंक्रीज करने की स्ट्रेंथ, उस पर तो शायद आईनी तरमीम की ज़रूरत नहीं, वो तो आम कानून में अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं वो। लेकिन जो अगर अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस का टेन्योर बढ़ाने की बात हो या अपॉइंटमेंट के बारे में अगर कोई किसी किस्म का कानून लाना है, तो वो फिर आईनी तरमीम के जरिए आ सकता है और उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। हुकूमत कोशिश कर रही है कि किसी तरह ऐसा आईनी तरमीम ले आए कि जिसमें अपॉइंटमेंट जज की वो कह सकें कि वो सीनियर मोस्ट नहीं, वो 5 में से एक हम चूज कर सकते हैं जो सबसे सीनियर हैं, उन 5 में से कर सकते हैं, या चीफ जस्टिस की जो टेन्योर है उसमें 3 साल का इजाफा कर दें। इस तरह की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत को जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है कि उनके पास तादाद नहीं है। अच्छा, इसमें ख्वाजा आसिफ साहब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई हमसे कोई एनआरओ मांग रही है इमरान खान साहब के लिए और अपने लिए। असेंबली में बात है, असेंबली में बात की है जी। देखें, वो तो उनकी ख्वाहिश शायद हो कि ज़रूर हम एनआरओ मांगे, जिस तरह पीएमएलएन ने या उनकी लीडरान ने मांगा था, लेकिन ये जो ख्वाहिश है उनकी खान साहब नहीं पूरी होने देंगे। किसी किस्म का एनआरओ नहीं मांगेंगे, मांगना होता तो बहुत पहले मांग लिया होता। सही है। अच्छा, ये बताइए अली ज़फ़र साहब, अभी जो आपने चीफ जस्टिस के तकर्रुर की बात की है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसमें क्लॉज 177 से लेके और ऑनवर्ड 181 तक, इसमें सीनियरिटी वाली बात तो नहीं है, लेकिन किसी अदालती फैसले की बात की जाती है कि उसमें ये तय हुआ था अल जिहाद ट्रस्ट केस में गालिबन। तो ये मामला एग्जैक्टली है क्या, और उस फैसले के होते हुए अब आइनी तरमीम की ज़रूरत है, या वो फैसला भी किसी हद तक किस स्टांस को फेवर दे रहा है कि 2-3 लोग या 4-5 लोगों का पैनल बना लिया जाए और उसमें से पिक एंड चूज़ किया जाए? नहीं, देखें, जहाँ तक तो पहले यदि आइन को देखें तो आइन में आर्टिकल 175 वाज़े तौर पे कहता है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जब आप बात करेंगे तो सीनियर मोस्ट जज ही होगा। उसके बाद अल जिहाद ट्रस्ट और काफ़ी सारी 2 और जजमेंट्स उसके बाद बड़ी डिटेल्ड आई, जिसके अंदर ये फैसला किया गया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ सीनियरिटी के बेस पे होगी। हाई कोर्ट के लिए बहरहाल मुख्तलिफ है, वहाँ गुंजाइश है कि आप एक सीनियर मोस्ट को या सीनियर मोस्ट से नीचे भी कोई नेक्स्ट सीनियर मोस्ट को भी कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये गुंजाइश नहीं। इसीलिए अगर ये कानून को या आइन को तब्दील करना है और ये कहना है कि आप सीनियर मोस्ट नहीं, आप किसी और को भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको आइन में तरमीम चाहिए। और मेरे ख्याल इस पे कोई 2 राय नहीं है। ये हर वकील जो है जो कानून को आइन को समझता है वो यही कहेगा। अच्छा, ये फरमाएं कि अब ये मुज़ाकरात की बातें दोबारा हो रही हैं। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी मुफाहमत होनी चाहिए। आज बैरिस्टर सैफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि जी ये नवाज शरीफ चाहता है मुफाहमत हो, शहबाज शरीफ चाहता है कि नहीं मुफाहमत ना हो क्योंकि उसमें उनका भला है। तो ऐसी कोई मुफाहमत या मुज़ाकरात की बात थ्रू महमूद अजगज़ई साहब या किसी और वाया मीडिया से कुछ चल भी रही है, या बस सिर्फ सारी एक सवाल होता है जवाब हो जाता है और ऐसे ही हवा में बातें हो रही हैं? देखिए, अभी तक तो हवा में बातें हो रही हैं, लेकिन चूंकि इस पे बात हो रही है, लोग अब मुख्तलिफ लीडरान मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के ओहदेदारान जो हैं वो अब ये बात करना शुरू हो गए हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, कोई डायलॉग होना चाहिए, कोई हल होना चाहिए सारे इशू का। तो उससे आपको ये इंडिकेशन तो मिलती है कि अब एक तरह से माइंडसेट जो है वो तब्दील हो रहा है, और माइंडसेट एक तरह से कौम की खातिर इसको सारे एक सोल्यूशन की तरफ जाने की कोशिश की जा रही है। अब वो अलग बात है कि अभी तक मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए या कोई डायलॉग शुरू नहीं हुआ, तो बहुत अर्ली है, लेकिन कम से कम ये बातचीत जब भी शुरू होती है उसमें फिर एक माहौल बनता है।
और माहौल बनने के बाद कुछ भी हो सकता है। इशू ये है कि वो कहाँ यानी एक पॉलिटिकल पार्टी, एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, एक लीडर दूसरा लीडर, वो कहाँ तक जाने को तैयार हैं, वो अभी उसमें कोई मुझे नहीं नजर आ रहा कि कॉमन ग्राउंड हो। कॉमन ग्राउंड तक हम नहीं ढूंढेंगे तो शायद ये आगे ना चल सके, इसलिए हमें कॉमन ग्राउंड ढूंढनी है, कोई ऐसा रास्ता ढूंढना है कि हम नए इलेक्शन की तरफ जा सकें। नहीं, इसमें तो आपका जो अली ज़फ़र साहब, अब आपके एंड से तो जो ज़्यादा बात की जाती है, जो ज़्यादा बड़ी आवाज़ है, वो ये है कि आपने इस हुकूमत को तो कंसिडर ही नहीं करना, ये फार्म 47 की हुकूमत, और आपने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं। इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात इट्सेल्फ आपके सारे नैरेटिव की भी नफ़ी है और सिविल सुपरमेसी की भी नफ़ी है। तो आप नहीं समझते कि हुकूमत के साथ ही हुकूमत ही वो पुल है जिसके ज़रिए आप आगे पहुँच सकते हैं, और इसमें आपकी अप्रोच भी सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग तक ही है? देखिए, मैं समझता हूं जी कि इस वक्त जो है, आप अगर रियलिटी देखें तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि आपने एग्जामिन करना है ताकत किसके पास है, आपने एग्जामिन ये करना है कि कौन फैसले कर सकता है। अगर ये हुकूमत के पास ताकत भी है और फैसले भी कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, ये सियासी जमात है, उनसे बात करना बड़ा आसान है। लेकिन अगर वो नहीं है पोजीशन तो फिर आप किससे बात करें? आप यूजलेस बात या फजूल बात करने या वक्त ज़ाया करने की तो गुंजाइश नहीं इस वक्त पाकिस्तान के पास, फैसले जल्द होने हैं। इसलिए आपको ये देखना है कि आपने अगर बात करनी है तो कौन है रियलिटी में जिसके पास बात करने और फैसले करने की गुंजाइश है। तो ये आई थिंक तो फिर ये क्या है अली ज़फ़र साहब, ये आइन की बालादस्ती, सिविल सुपरमेसी, गुलामी से आज़ादी, ये सब क्या है फिर? देखिए, इस वक्त तो मेरी नज़र में जो आइन है ना हमारा, कब से एक तरह से मेरा ख्याल है मूवमेंट हमें करनी चाहिए आइन की बहाली के लिए, क्योंकि मेरी नज़र में काफ़ी अरसे से आइन जो है जब मर्ज़ी है उसको हम एक साइड पे कर देते हैं, जब मर्ज़ी हम आइन की बात करते हैं। मेरा तब से ये कहना है, जब से इलेक्शन का एक आपको याद है केस फैसला हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि इलेक्शन आइन के तहत 90 दिन में होना है। उसके बाद जब वो नहीं माना गया तो दोबारा एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर होना है, और अप्रैल की तारीख भी दे दी गई। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि हुकूमतें भी चलती रहीं, वो 90 दिन भी गुजर गए, नेशनल असेंबली भी डिसॉल्व हो गई, वहाँ भी एक हुकूमत चलती रही, और जाके इलेक्शन फरवरी में हुए जब उनको ने कराने का फैसला किया कि हम कराएंगे। वो भी भारत सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा और वहीं जाके फैसला हुआ, लेकिन बहुत कुछ हो चुका था। तो मेरी नज़र में वहाँ ही आप देखें कि आइन जो था वो बहुत अरसे तक एक तरह से सस्पेंडेड था। आइन तो काम कर ही नहीं रहा था, क्योंकि 3 महीने बाद जितनी हुकूमतें थीं वो और जितने इंस्टीट्यूशंस थे वो एक गैर आइनी तरीके से काम कर रहे थे। उसके बाद से हमने देखा कि रूल ऑफ लॉ किधर गया, सिस्टम कहाँ गया, लोगों को साल साल से जेल में बैठे हैं, कोई केसेस नहीं उनके खिलाफ, लेकिन वो जेल में पड़े हैं, कोई पूछ नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें जो है, इसके बाद आपको ख्याल आता है कि मे बी हमें रूल ऑफ लॉ को वापस लाने के लिए, मे बी हमें आइन को बहाल करने के लिए मूवमेंट चलाने की ज़रूरत है। तो जब हम आइन की बात करते हैं, ये सारी जो मैंने आपको बताया उसको भी हमें मद्देनज़र रखना पड़ता है। मेरी नज़र में ठीक है, इस वक्त एक हुकूमत है, इस वक्त हम चल रहे हैं, हुकूमत चल भी रही है, लेकिन जहां आपने बात करनी है, जहां आपने डायलॉग की बात आप करते हैं, तो वहां फिर दोनों साइड्स को कम से कम एक प्रिंसिपल पे तय करना पड़ेगा कि ये हुकूमत इस तरह नहीं चल सकती, री इलेक्शन करा देते हैं, उसके लिए हम बात करते हैं आपस में और कोई गुंजाइश निकालते हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, आपके आप हमारे साथ मौजूद थे। इरशाद साहब, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया, आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इजाज़त दीजिए।